नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फिस्कल कंसोलिडेशन की, राजकोषीय समेकन की, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की। ये जो है लेक्चर बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़े ही तन्मयता से, बड़े ही मनन से पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, अभी आपने देखा कि मैंने फिस्कल डेफिसिट के विषय में बात की थी, रेवेन्यू डेफिसिट के विषय में बात की थी और बजट में जो भी डेफिसिट होती है उसके विषय में बात की थी। लेकिन डेफिसिट जो है, बेसिकली दो डेफिसिट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखकर ही मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को गवर्नमेंट बनाती है। एक है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। ये दोनों ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू, अपने इनकम के बियॉन्ड कितना ज्यादा खर्च कर रही है। दोनों ही डेफिसिट बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट के लिए टेंशन बादरेशन क्रिएट करते हैं। जहां रेवेन्यू डेफिसिट एक साल में रेवेन्यू जो इनकम है उसके ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बनाता है, वहीं पे फिस्कल डेफिसिट एक साल में गवर्नमेंट की जो इनकम है उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस को बताता है। मतलब रेवेन्यू जहां राजस्व आय और राजस्व व्यय के अंतर को दिखाता है, वहीं जो फिस्कल डेफिसिट पूरे इनकम, जो गवर्नमेंट की इनकम है और जो गवर्नमेंट की कुल खर्च है उसके बीच के अंतर को दिखाता है। अगर फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि हम अपने फिस्कल हेल्थ को कैसे बेटर करें। और फिस्कल हेल्थ को बेटर करने का मतलब है कि गवर्नमेंट के लायबिलिटी को कम से कम कैसे किया जाए। जैसे मान लो कि आप में से एक कोई व्यक्ति है और मैं कहता हूं कि उसका फाइनेंशियल या फिस्कल हेल्थ बेटर करना है, तो इसका मतलब यह होता है कि अपने लायबिलिटी को कम से कम करना, अपने डेफिसिट को मिनिमाइज करना। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैक्रो लेवल पे हम बात करें तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल हेल्थ को कैसे सही करेगी। अब फिस्कल हेल्थ को सही करने की बात जब आएगी तो दो डेफिसिट है जिसको मिनिमाइज करने की बात हम करेंगे, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए, जो भी गवर्नमेंट लॉ लेके आए, पॉलिसीज लेके आए जो कि गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को मिनिमाइज करें, उसी को आप बोलोगे फिस्कल कंसोलिडेशन या राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। यहां पे जब मैं फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, राजकोषीय स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कर रहा हूं, फिस्कल हेल्थ को बेटर बनाने की बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या तरीके हैं जिससे वो अपने फिस्कल डेफिसिट को, रेवेन्यू डेफिसिट को मिनिमाइज करे, जो गवर्नमेंट के ऊपर टोटल लायबिलिटीज है, मतलब टोटल पब्लिक डेट है, उसको कम करे। इसके क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे मान लो कि आप में से किसी व्यक्ति के फिस्कल हेल्थ को बेटर करना है, राजकोषीय स्वास्थ्य को बेहतर करना है, तो क्या करेगा? फिस्कल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप सुझाव देंगे कि आप जो है अपने अनर्गल खर्चे को घटा लीजिए और दूसरा अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास करिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो मंथली 20,000 के घाटे में है, जैसे गवर्नमेंट है हर साल घाटे में है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पे आपने सीखा, तो आप क्या बोलोगे किसी व्यक्ति को कि अपने फिस्कल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हो? आप ये बोलते हो ना कि आप अपने जो अनप्रोडक्टिव नेचर के खर्चे हैं, जो इरेशनल खर्चे हैं, उसको घटा लो। मूवी कम देखने जाओ, घूमने कम जाओ, है ना, और ऐसे एक्सपेंसेस है जिसे आप हटा सकते हो, कम कर सकते हो, तो उसको घटाओ। और दूसरा आप ये बोल सकते हो ना कि अगर आप अपने इनकम को किसी सोर्सेज को बढ़ा सकते हो तो दो चीजें वो बेहतर होगा कि एक अपने खर्चे को घटाया जाए, अनप्रोडक्टिव नेचर के इरेशनल खर्चे को घटा दें हम, और दूसरा अगर अपने हम इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें तो आपका जो बजट होगा, जो आपका डेफिसिट होगा, जो आपके लायबिलिटीज होंगे वो बेहतर होंगे। इसको आप फिस्कल कंसोलिडेशन बोलोगे। तो गवर्नमेंट के लिए भी यही तरीका होगा। फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपने एक तो एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन कर सकती है, मतलब जो सरकारी खर्च है उसको गवर्नमेंट कम करे या फिर विवेक सम्मत करे, ज्यादा बेहतर शब्द होगा कि उसको रेशनलाइज कर दे। पहली जो है चीज ये होगी फिस्कल कंसोलिडेशन में कि गवर्नमेंट अपने खर्चे को जो है कम करे। दूसरा जो है आप गवर्नमेंट के लिए सुझाव दे सकते हैं कि अपने रेवेन्यू को इनहांस करिए या फिर टैक्स जीडीपी रेशियो को बढ़ा लीजिए। मतलब ये यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करे, अपने खर्चे को घटा ले, अपने राजस्व को बढ़ा ले। और ये इतना आसान काम नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ी चीज है कि उसके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क डाला जाए कि जो उसको बाध्यकारी बनाए, एक बाइंडर, एक लीगल जो है सेल में उसको बांधा जाए, एक लीगल स्ट्रक्चर में बांधा जाए ताकि ये चीजें हो सके। कई बार आप प्रयास तो बहुत करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट आप कर नहीं पाते हो। तो एक
बाइंड अप किया जाए एक लीगल उसको फ्रेमवर्क में, जिससे कि वो कम कर सके। तो इसके भी हम विषय में हम बात करेंगे FRBM एक्ट 2003, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फिजिकल हेल्थ को बेटर करने के लिए, फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए 3 स्टेप्स मैंने बताए गवर्नमेंट के लिए। पहला, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रेशनलाइज कर दे, विवेक सम्मत कर ले, कम कर ले। दूसरा, गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू को या फिर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयास कर ले, जिससे टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाए। और तीसरा, एक लीगल बाइंडअप के रूप में FRBM एक्ट की बात हम यहां करने वाले हैं। तो 3 चीजों में आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो है गवर्नमेंट के जो खर्च हैं वो विवेक सम्मत हो जाए। तो देखो, इसमें आइए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे कि उसके जो एक्सपेंडिचर है वो रेशनलाइज हो सके। अगर आप 91 के सिचुएशन में देखोगे कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट था आप देखोगे 10% से एबव निकल गया था। आप जरा सोचो कि गवर्नमेंट जो एनुअली अपने इनकम का मतलब यहां पे रेवेन्यू रिसीट्स है प्लस ऐसे कैपिटल रिसीट्स है जो गवर्नमेंट को लायबिलिटी जनरेट नहीं करते, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का कुल खर्चा है, जो रेवेन्यू और कैपिटल मिला के, वो जीडीपी का 10% से ज्यादा निकल गया था। वो एक बड़ी ही खराब सिचुएशन थी। आप जो है डेप्थ ट्रैप के नजदीक थे, आप जो है ऋण में फंसते जा रहे थे। लेकिन उसी तरह की सिचुएशन आपको 2000 में भी देखने को मिलती है कि जब आपकी फिस्कल डेफिसिट लगभग 10% की हो गई थी। कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट और सेंटर को मिला के। तो यहां पे जो स्टेप उठाए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन के रूप में, उसमें देखो सबसे पहला है पेंशन एंड सैलरी रिफॉर्म्स एंड पीएफ के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इसके इंटरेस्ट को घटाया। तो देखिए, 3 चीजों की पहले बात कर ले। पहला है पेंशन, दूसरा है सैलरी और तीसरा है पीएफ। ये गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे हैं जो रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं, जो आप पढ़ चुके हो। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले पेंशन देखिए 2004 के बाद आप देखोगे कि खत्म कर दिया गया है। अब पहले की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, आप न्यू पेंशन स्कीम है, जो कि आप अपने सैलरी से 10% कंट्रीब्यूट करते हो गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है, और लॉन्ग रन में जब आप रिटायर्ड होते हो तो उससे पेंशन आपको मिलती है। लेकिन जो पहले का था पेंशन, जिसकी देखिए आप लोग बहुत मांग करते हैं, इंप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की इंप्लाई, कि पुरानी पेंशन इसकी बहाली होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करते थे और उनको अच्छा खासा पेंशन मिलता था। तो गवर्नमेंट ने पेंशन को एक तरह से आप देखो खत्म कर दिया 2004 के बाद। अब जो है सरकारी नौकरियों में आपको पहले की तरह से बिना कंट्रीब्यूट किए हुए पेंशन नहीं मिलता है। तो पहला चीज तो हो गया पेंशन रिफॉर्म, आप समझ गए, जो कि गवर्नमेंट के बहुत बड़ा स्टेप था एक एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन या एक्सपेंडिचर को कम करने का। आप कहिए रेशनलाइजेशन तो आप नहीं मानेंगे कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कम किया था। दूसरी देखिए सैलरी, आप इस बात से शायद सहमत ना हो मेरे कि सैलरी गवर्नमेंट ने कम किया, बट गवर्नमेंट ने सैलरी कम किया है। आप देखोगे ना 2000 के बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ऐसी रही है कि हम आउट ऑफ 3 वैकेंसी 1 ओनली शुड बी फिल्ड। 3 वैकेंसी अगर होगा तो 1 वैकेंसी फ्री करेंगे, आउटसोर्सिंग से काम करेंगे। हर डिपार्टमेंट में आप देखोगे आउटसोर्सिंग बहुत हो रहा है। अब आउटसोर्सिंग हो रहा है तो उसकी सैलरी जो है पहले की इंप्लाई, जो परमानेंट इंप्लाई उनसे बहुत ज्यादा कम होती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप जो है आउटसोर्सिंग करोगे, कम से कम नए जो है वैकेंसीज निकालोगे, और जो लोग आएंगे वो कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सैलरी इन द सेंस कम हुई है, क्योंकि आउट ऑफ 3 वैकेंसी 3 में से 1 वैकेंसी भरी जा रही है, और प्लस आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा हर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। आप अगर अपने चारों तरफ आप दिमाग दौड़ाइए तो आप देखोगे कि हर जगह आउटसोर्सिंग के बंदे आते हैं और काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, हर जगह आप देखोगे बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग से काम चल रहा है। फिर ऐसे देखो पीएफ, जो प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो जीपीएफ हो, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो ईपीएफ हो, एक समय ऐसा था कि इसका इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे करती थी ना 12% तक करती थी। अब ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था कि हम अपने जीपीएफ में ज्यादा से ज्यादा पैसे दें और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हमको पेमेंट करेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट अगर आप देखोगे घटाई है, तो पीवीएफ के ऊपर काफी इंटरेस्ट घटा दिया गया। अब ये भी 7.5 और 8 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। वो एफडी से थोड़ी सी ज्यादा है, बट उस तरह से लुक्रेटिव नहीं रह गई जैसे कि पहले हुआ करता था। तो यहां पे एक बड़ा जो है आप देखोगे एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन के फॉर्म में पेंशन, सैलरी एंड पीएफ के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया और इस पे काफी कुछ कटौती की गई। दूसरा सब्सिडी रिफॉर्म, आप जानते हो कि गवर्नमेंट जो है बड़े पैमाने पर सब्सिडीज देती है, जिसका उद्देश्य है कि गवर्नमेंट अपने एक वेलफेयर स्टेट के रुतबे को बनाए रखना
रखना चाहती है, वेलफेयर स्टेट है हमारा, उसको जो गवर्नमेंट बनाए रखना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन आफ्टर 2000 आप देखोगे ना कि ये सब्सिडी रेशनलाइजेशन या फिर सब्सिडी रिडक्शन की बात हुई है। देखो भारत सरकार 3 बड़े बड़े सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड फ्यूल सब्सिडी देती रही है। आप कहिए फूड सब्सिडी, आप देखते हो ना कि आजकल तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, पीडीएस के माध्यम से आप गेहूं चावल बांटते हैं। अब इस समय देखो यूपी में जरा देखो, गेहूं भी बांटा जा रहा है, चावल भी बांटा जा रहा है, चीनी भी बांटा जा रहा है, यहां तक कि तेल भी बांटा जा रहा है, एडिबल ऑयल बांटा जा रहा है, वहां पे पल्सेज बांटे जा रहे हैं, आपके साल्ट बांटा, तो हर चीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है फूड सिक्योरिटी के लिए। भारत में कोविड की सिचुएशन में स्थिति खराब रही, तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप उठाते हुए आप रूरल्स या फिर अर्बन दोनों सिचुएशन में देखोगे लगभग 75% लोगों को कवर कर रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और बहुत बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज सिस्टम के माध्यम से दे रही है। तो एक तो फूड सब्सिडी बहुत बढ़ा रहा है, दूसरा फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो किसान है भाई है हमारे, उनको लागत कम हो सके किसी की, और उनको जो एनपीके के ऊपर बड़े पैमाने पे सब्सिडीज देती जाती रही, और तीसरा फ्यूल जो डीजल पेट्रोलियम या फिर एलपीजी गैस, इसके ऊपर बड़े पैमाने पे सब्सिडी देती जा रही है। लेकिन आप देखोगे ना सब्सिडी रेशनलाइजेशन हुआ है, फूड सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने नहीं कम की है, बट फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड फ्यूल सब्सिडी काफी कम हुआ है। अब आप देखोगे ना फ्यूल को, जो डीजल पेट्रोलियम केरोसिन और एलपीजी के ऊपर है, काफी हद तक इसके ऊपर सब्सिडी कम किया गया है। डीजल पेट्रोलियम को आप देखते हो मार्केट के ऊपर लिंक कर दिया गया, मार्केट बेस है, आपको मिलता है। बाकी एलपीजी के ऊपर जो पहले जिस तरह ज्यादा सब्सिडी थी, उतनी सब्सिडी अब नहीं दी जा रही है, कम सब्सिडी हो गया। आप देख रहे होगे आपके खाते में बहुत कम अब आते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर आप बात करोगे फर्टिलाइजर सब्सिडी की, तो अब जो है न्यूट्रिएंट्स विट्स जो है, इसको जो है लाया गया है सब्सिडी, इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जो एनपीके के ऊपर जो पहले सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती थी, उस तरह से प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी नहीं रहा, अब न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी आ गया है, तो काफी कम मात्रा में फर्टिलाइजर सब्सिडी हो रही है। तो कुल मिलाजुला के सब्सिडी भी बहुत हद तक कम की गई है, या फिर कहिए रेशनलाइज की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सब्सिडीज को वांछित डिजायर्ड ग्रुप तक पहुंचाने का गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। सब्सिडी की लीकेज ना हो, करप्शन में न जाए, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इंटरेस्ट पेमेंट आप देखते हो ना, जो बड़े जो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो 80% के आसपास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 20% हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 3 बड़े बड़े पार्ट मैंने आपको बताया था, वीडियो ध्यान से देखिएगा, कि एक इंटरेस्ट पेमेंट है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, दूसरा जो है सैलरी और पेंशन है, और तीसरा सब्सिडी। अब ये तीनों देखिए यहाँ पे काम हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, चाहे देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, उसको हम कम करें, इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस करने का काम किया जाए। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े पैमाने पे जो लोन लिए उसको जो है क्या कर रही है, उसको रिफंड कर रही है, रीपेमेंट कर दे रही है। तो जिससे की वजह से जो नए लोन कम ले रही है एक तो, और दूसरा जो पहले से लोन लिया गया उसको रीपे कर रही है। तो इससे आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो धीरे धीरे कम होंगे, और गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत अच्छे से काम कर रही है कि नए लोन कम से कम हम उठाएं और जो है पुराने जो लोन है उसको रीपेमेंट करें। लेकिन अगर आप देखोगे ये सिचुएशन कोविड में काफी चेंज हो गई है। गवर्नमेंट प्रयास तो कर रही थी, बट कोविड में स्थिति इस तरह बदल गई और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस इस तरह बढ़ गए कि फिर से फिस्कल डेफिसिट आप देखोगे 9% के आसपास पहुंच गया। गवर्नमेंट को खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ा और बारोइंग करके खर्च करना पड़े। तो इस समय आप इस चीज को आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट चाह तो रही, बट इन कोविड ड्यूरेशन, कोविड एरा, ये हो नहीं पा रहा है। डिफेंस के ऊपर खर्च भी गवर्नमेंट बनाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन चूंकि आप अपने अगर चारों तरफ के भौगोलिक सिचुएशन को देखो तो आप मित्र देश चाइना और शत्रु देश दोनों ही वही है, बदमाश देश से घिरे हुए हैं हम। एक तरफ से जो है दुष्ट चाइना, दूसरे तरफ से बेईमान पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो हम चाह के भी डिफेंस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। अगर आप कम करने का प्रयास करिएगा तो आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज है कि हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेगोशिएशन करें चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, जिससे कि हम अपने डिफेंस के ऊपर खर्च को कम करें। बट ये हो नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट की ये मंशा जरूर रही है कि डिफेंस के ऊपर हम खर्च कम करें और हम बायलैटरल जितने से ज्यादा हो सके उस पे जो है बात कर सके, समझौता कर सके, बट डिफेंस कम नहीं हो पाया। एक्सपेंडिचर एवरी डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आप देख रहे हो ना। अब एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की बात की, एवरी डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट जो है जितना भी बजट मांगता था आसानी से मिल जाता था, बट अब उसमें हर जगह जो है, अब देखिए एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हुआ है, प्रत्येक जगह बहुत ज्यादा ऑडिटिंग की काम की जाती है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में रेशनलाइजेशन की बात की जाती है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हुआ है प्रत्येक डिपार्टमेंट में, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में रेशनल तरीके से उनको पैसा का एलोकेशन हो रहा है, जिससे एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स के रूप में देख सकते हो। हायर एजुकेशन नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर में डाल दिया गया। पहले आप देखते थे जो हायर एजुकेशन था वो प्रियॉरिटी सेक्टर में हुआ करता था। आप आईआईटी कर लेते थे,
या फिर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे तो कम से कम फीस लगती थी, बट अब गवर्नमेंट इसको जो है नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर में डाल दी है और इसको बड़े पैमाने पे आपको फीस भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत से दोस्तों ऐसे स्टेप्स उठाए ना जिससे कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो रेशनलाइज हो सके, वो कम हो सके। तो पहले ही मैंने बताया कि जब आप अपने फिजिकल हेल्थ को बेटर करना चाहते हो तो दो ही चीजें आपके सामने है, एक तो अपने एक्सपेंडिचर को आप रिड्यूस करो, मिनिमाइज करो, रेशनलाइज करो, और दूसरे अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ा लो। अब गवर्नमेंट दूसरा क्या काम कर रही है, रेवेन्यू अपने इनहांस की बात करिए कि किस तरह गवर्नमेंट अपने इनकम को, रेवेन्यू को बढ़ा ले। अब गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है कि टैक्स जीडीपी रेशियो किस तरह से बढ़ जाए, जो जीडीपी के रूप में टैक्स का भाग है वो हिस्सा कैसे हम लगातार बढ़ा सकें। तो देखो पहला चीज तो टैक्स बेस गवर्नमेंट बढ़ाने का प्रयास की है, टैक्स इवेजन रोकने का प्रयास की है, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है। ये तीनों के माध्यम से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर रही है और आप देखोगे कि लगातार टैक्स जीडीपी रेशियो धीरे धीरे सुधार की तरफ है। अब देखो टैक्स बेस के रूप में नए टैक्स पे गवर्नमेंट नए बेस को खोज के उस पर टैक्स लगा रही है। जैसे आप देखोगे 94-5 में पहले बार सर्विस टैक्स की बात हुई, इसके पहले सर्विसेज की कोई बात नहीं करता था। अब देखो कितना बड़ा सोर्सेज हो गया था जीएसटी आने के पहले सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने हर साल नए सर्विसेज को उसके अंडर इंक्लूड किया और अंत में आके गवर्नमेंट ने एक निगेटिव लिस्ट निकाल दी थी कि भाई देखो ये एक लिस्ट है, इसको छोड़ के हर तरह के सर्विसेज के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो ये टैक्स बेस बढ़ाने की बात हुई कि नए बेस के ऊपर टैक्स लगाने की बात हुई कि टैक्स सर्विस टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कर चोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती थी पहले, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया है कि टैक्स इवेजन ना हो सके, कर की चोरी ना हो सके, क्योंकि बड़े पैमाने पे टैक्स जीडीपी रेशियो इससे घट जाती है। लोग जो टैक्स लायबिलिटी, जो टैक्स फेरी में आ रहे हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं। तो कर की चोरी रोकने का पूरा प्रयास हुआ है, टैक्स जो कंप्लायंस बढ़ाने की बात की गई है। दूसरा, सब कुछ ऑनलाइन गवर्नमेंट कर रही है कि आप आसानी से टैक्स पे कर सको। टैक्स रिफॉर्म की, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी। अब आप देखोगे इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म तो जीएसटी के रूप में आया और जीएसटी के रूप में लगातार गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है। आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट कलेक्शन ज्यादा कर रही है। इसी तरह डायरेक्ट टैक्स में भी गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहती है और गवर्नमेंट जितनी भी तरह की दिक्कतें हैं, लूपहोल्स है, उसको कम करना चाहती है। तो दोस्तों रेवेन्यू इनहांस के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी कुछ काम किया है, जिससे कि जो लीकेज है, जो टैक्स की इवेजन्स है वो जो है कम हो सके, टैक्स कंप्लायंस बढ़ सके, टैक्स जो है इलास्टिसिटी, वायंसी जो है बढ़ सके, टैक्स कलेक्शन बेहतर तरीके से हो सके, लोगों को आसानी से सिंप्लीफाइड किया जाए टैक्स भरने के, आईटीआर को, सब चीज ऑनलाइन किया जाए, आसानी से लोग जो है अपने को एनरोल करा सके और टैक्स को भर सके। तो ये बड़े पैमाने पे दो काम हुआ, एक तो किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएगी और अपने एक्सपेंडिचर को किस तरह से रेशनलाइज करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, इसलिए एक बहुत बड़ी बात है एक लीगल फ्रेमवर्क की, कि किस तरह के आपको एक बाइंड अप में डाला जाए, किस तरीके से आपको एक लीगल प्रोसीजर में लाया जाए जिससे कि आप इन चीजों को लागू कर सको। जरा देखो, तुम आज सोचते हो कि कल से मुझे पढ़ाई करनी है 8 घंटे की, आज आपने पूरा सोच लिया कि आज कल से मैं 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, अब मैं कुछ करके रहूंगा, अब मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, अब मैं जो भी मेरे डिपेंडेंट है उसको सब के सब मैं हटा दूंगा। लेकिन आप नहीं कर पाते हो। इसके पीछे रीजन जानते हो क्या है? आपके ऊपर सुपरविजन नहीं है। डैडी आपके ऊपर एकदम से नकेल नहीं कसते। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपका गला दबा के पूछे कि कल का होमवर्क तुमने क्यों नहीं किया, जैसे कि हम लोगों के साथ प्राइमरी में हुआ करता था। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि आपके ऊपर एक लीगल बाइंड अप हो कि आप उस चीजों को कर सको। इसी तरह की बात की गई एफआरबीएम एक्ट 2003 में। देखिए 2000 में ही एफआरबीएम एक्ट लाई गई थी, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000 में ही लाई गई थी, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल टारगेट करती थी कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, पब्लिक डेट को आपको घटाना है, जीडीपी के 3% पे आपको फिस्कल डेफिसिट को लेके आना है, 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है, फिर उसमें एक्सेस जो है आप जो है सरप्लस लेके आओगे। तो 2003 में एफआरबीएम एक्ट, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसी के ऊपर बनाऊंगा, अगला वीडियो पूरा एफआरबीएम एक्ट के ऊपर होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक जो तीसरा जो स्टेप्स के रूप में गवर्नमेंट के होगा, एक लीगल बाइंडअप की बात आई, एफआरबीएम एक्ट की बात आई कि जो गवर्नमेंट को एक तरीके से लायबिलिटी में रख सके और आपके ऊपर एक जो है बंधन डाल सके कि आप अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फिस्कल कंसोलिडेशन को आप जरूर करोगे। तो दोस्तों देखिए, फिस्कल कंसोलिडेशन में मेंस में पूछा जाता है, पीसीएस में भी आता है और आपके अन्य एग्जाम में भी आ सकता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन में देखिए 3 चीजें आपको लिखनी है। एक तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन के बारे में, टैक्स किस तरह बढ़ाती है और किस तरीके से एक लीगल बाइंडअप के रूप में एफआरबीएम एक्ट है इसके ऊपर। तो मैंने आपसे अभी बताया कि एफआरबीएम एक्ट के ऊपर एक नया वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा, उसको आप देखिएगा। तो दोस्तों काफी दिन बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ जिम्मेदारियों में बच गया था, बट अब रेगुलर वीडियो आएंगे। तो मैं आपको यह बता रहा था कि आप नए साल में
सबके लिए नया साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आपके लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नए साल में कुछ जो कमियां हैं जो आपको आईएएस बनने से, पीसीएस बनने से, आपके मंजिल को जाने से रोक सकती है, उसको फाइंड आउट करिए, उसको खोज निकालिए, उस कमी को दूर करिए और कुछ अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आइए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती है, आप इस चीज को मानिए। प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। आप जरा देखिए ना, बिलियंस में लोग हैं इंडिया में ही, और सबकी आवाज अलग, सबके चेहरे अलग, सबके चाल ढाल अलग, सबके सोचने का तरीका अलग, सबके अंदर बहुत प्रतिभा है। आप अपने माइंड का सिर्फ 3 से 4% यूज करते हो, तो ये माइंड को यूज करो ना, कुछ सोचो, कुछ यूनिक सोच सकते हो। जरा ये सोचो कि जो आप सोचते हो, क्या सोचते हो, वो कितना ज्यादा पॉजिटिव आप सोचते हो, क्या निगेटिव सोचते हो। इन निगेटिविटी से बाहर निकलो, आपका मंजिल बड़ा है, आप बड़े काम के लिए चुने गए हैं। प्रकृति ने आपको बनाया है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों, इन सारे निगेटिविटी से, निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचिए, अपने माइंड का यूज करिए। कम से कम 8% तो कर ही लो कि कम से कम आईएएस के बराबर बन जाओ। आईएएस भी 6-7% से ज्यादा यूज नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, पूरा का पूरा मन लगाइए, अपने आप को कंसंट्रेट करिए कि किस तरीके से आप बेहतर करेंगे। आप भी समझ सकते हैं कि आप अपने इफिशियंसी का सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, अपने डिमेरिट को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, पॉजिटिविटी को कैसे भर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति में पॉजिटिव 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 भरा हुआ है, उसको निकालिए, फाइंड आउट करिए, अपने पॉजिटिविटी को बाहर निकालिए। आप आगे बढ़ेंगे, आप बड़ा करेंगे। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, एक शंखनाद होगा, आप में एक दवत्त आएगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी सफलता का राज क्या है। उस दिन आप जरूर बताइएगा कि मैंने अपने पॉजिटिविटी को किस तरीके से बाहर निकाला और मैं अपने किस तरीके से प्रतिभा का पूरा उपयोग किया, किस तरीके से अपने माइंड का उपयोग किया और किस तरीके से मैं अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचा। तो कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ सोचा करिए, कुछ पॉजिटिव सोचा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं।